देश का विपक्ष महीने भर से मणिपुर चिल्ला रहा है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना था कि एक वीडियो सामने आया और देश के सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर गुस्से की लपटें उठने लगी। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से सदन के भीतर जवाब मांगता रहा, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने के लिए आए तो विपक्ष वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि मोदी ने कांग्रेस का ऐसा काला राज खोद दिया था जिसे कांग्रेस ने कभी स्वीकार करने का काम नहीं किया। बहुत कम लोगों को पता है कि कांग्रेस ने इस देश के लोगों पर इस देश की वायुसेना से ही हमला करवाया था, लेकिन कभी उस घटना का वो जिक्र नहीं करती। मणिपुर पर जो हुआ वो विभत्स है, लेकिन सरकार हालात सामान्य करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सच सुनिए, कांग्रेस की हकीकत सुनिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। जिस दिन मॉनसून सत्र का समापन हुआ यानी कि 11 अगस्त को, उस दिन राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो सेना को भेजकर 2 दिन में मणिपुर के हालात सामान्य कर सकते हैं। लेकिन ये बताना भूल गए कि जैसे उनकी दादी ने मिजोरम में 2 दिन में शांति करने की कोशिश की थी भारत की वायुसेना के द्वारा, क्या वैसे ही मणिपुर में भी बम बरसाने के हालात सामान्य होंगे? क्या मिजोरम के लोग इस देश के लोग नहीं थे जो बम बरसाने के बाद उनके हालातों का जायजा भी नहीं लिया गया और दुहाई दे रहे हैं मणिपुर की? समस्या हर जगह पैदा होती है, लेकिन मायने रखता है कि उससे निपटा कैसा जाए। इसी मिजोरम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि उस क्षेत्र से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, इनको अंदाजा नहीं है। इसके बाद उन्होंने 3 घटनाओं का जिक्र किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया। वहां गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दें कि क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग अपने देश के नागरिक नहीं थे? उनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी थी या फिर नहीं? सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को, फिर आपको पूरी कहानी समझाऊंगा। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन के सामने, और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? प्रधानमंत्री के सवालों की बौछार से कांग्रेस बौखला गई और जवाब देने के लिए सामने आई कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। श्रीनेत ट्वीट करती हैं, इतिहास का गुड़ गोबर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक भारी चूक कर गए। आपको इस देश की सबसे बहादुर बेटी इंदिरा गांधी की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। 1966 में मिजोरम में वायुसेना से बमबारी कराने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को क्यों लेना पड़ा, यहाँ समझिए। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने बागी आइजोल पर कब्जा कर चुके थे। उन्हें भगाने के लिए भारतीय वायुसेना से बमबारी कराना जरूरी हो गया था। बमबारी की वजह से एमएनएफ के बागी भाग खड़े हुए और फिर से वो भारत का आधिपत्य वहां जमा। सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान से क्या समझ आया? कांग्रेस के नेता कुछ भी करें वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता होते हैं। अब सुनिए, जनवरी 1966 में इंदिरा देश की कमान संभालती हैं और 5 मार्च को वो भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमान मिजोरम के सबसे प्रमुख शहर ऐजवाल पर मंडरा देती हैं। अचानक से गोलियां बरसाते हैं, अफरा तफरी मचती है और विमान चले जाते हैं। अगले दिन फिर से विमान आसमान में मंडराते हैं। लोग इससे पहले कुछ समझ पाते कि वो बम बरसाने लगते हैं। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, कईयों की मौत हो जाती है। आजादी के बाद और पहले ये अपने जैसा ये पहला मसला था और ये सब हुआ इंदिरा गांधी के आदेश पर। देश में बहुत सारे अलगाववाद के आंदोलन हुए।
बहुत सारे लोग भी मारे गए, लेकिन वायुसेना ने अगर कहीं बमबारी की थी तो वो था मिजोरम। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि सालों तक सरकार ने इस घटना को देश को पता ही नहीं चलने दिया, और जब पता चला तो सरकार ने इससे इनकार कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त कितनी वो निर्मम हो चुकी थी, अंदाजा लगाइए। जिनके घर तबाह हो गए, जिनके अपने मर गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, वो किससे मदद मांगते जब सरकार ही उनकी जान लेने पर आमादा थी। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, आखिर ऐसा हुआ क्या था। दरअसल ये विवाद आजादी से पहला है। मिजोरम का ज्यादातर हिस्सा असम में था। मिजो यूनियन के बैनर तले मिजो नेता असम के नेताओं पर मिजोरम क्षेत्र के साथ सोतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते थे और अलग से मिजोरम राज्य की मांग करने लगे। शायद वो उन्हें मिल जाता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। इधर नेहरू जी ने एक और बड़ी गलती कर दी थी कि साल 1959 और 60 में जब मोटम अकाल पड़ा तो सरकार ने मिजो आदिवासियों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया। सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई, ऐसा दावा आज भी मिजो के नेता करते हैं। तो क्या कांग्रेस उस वक्त मिजोरम को अपना हिस्सा नहीं मानती थी, क्योंकि ना तो उसे अलग राज्य दिया गया, ना जब वहां अकाल पड़ा तो उन्हें मदद पहुंचाई गई, और जो बमबारी करवाई गई वो तो अलग से थी। तब मिजो नेताओं ने अकाल राहत के लिए मिलकर एक संगठन बनाया जिसे मिजो नेशनल फेमेनाइन फ्रंट के नाम से जाना गया, और जिसका नेता था लाल डेंगा। लोगों की भरपूर मदद इस संगठन ने गांव-गांव, पहाड़ी की तो दूर, इस संगठन की इससे काफी इज्जत लोग करने लगे। वहीं भारतीय सरकार के खिलाफ अलगाववाद की भावना भी अब भड़कने लगी थी। 2 साल बाद इस संगठन ने अपना नाम बदलकर मिजो नेशनल फ्रंट रख लिया, और अब स्वरूप भी राजनीतिक रख लिया गया। अगले 5 सालों में इस संगठन ने भारत विरोधी विदेशी शक्तियों से संपर्क बढ़ाकर अपनी ताकत को बढ़ा लिया। इसी की एक शाखा थी मिजो नेशनल आर्मी, जिसने 8 मिजो नायकों के नाम पर सशस्त्र बटालियनें खड़ी कर दी। पूर्वी पाकिस्तान से उसे अब मदद मिलने लगी थी, और यहाँ से भारत से अलग होने की मांग भी अब उठने लगी थी। लाल डेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा भी की और हथियारों ट्रेनिंग का वो समझौता भी कराया। लाल डेंगा ने 28 फरवरी 1966 को एक बड़े विद्रोह का ऐलान किया और 1 मार्च को मिजोरम को एक अलग देश घोषित कर दिया। उसके साथ ही ऑपरेशन शुरू करके असम के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा और सुरक्षा बलों पर हमला करना भी शुरू कर दिया। सरकार के दावे के मुताबिक MNF के 10,000 मिजो लड़ाकों की फौज ने ऐजवाल में सरकारी खजाने, मिजो डिस्ट्रिक्ट के हथियार डिपो के साथ साथ पेट्रोल पंप आदि पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया। रसद और मदद पहुंचाने की कोशिशें हेलीकॉप्टरों से की गई, लेकिन विद्रोहियों ने फायरिंग की और उसके चलते वो विमान वहां उतर नहीं पाए। इसके बाद 4 मार्च को मिजोरम में हवा से फायरिंग की गई और फिर 5 मार्च को बम बरसाए गए। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि इन विमानों में से 2 विमानों को राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उड़ा रहे थे, जो बाद में कांग्रेस के कद्दावर नेता भी बने। इसी घटना के लिए इन दोनों को इस काम के लिए शायद दुलारा गया था। अब एक बात और समझिए, अलगाववाद की आवाज तो लंबे वक्त से कश्मीर से भी उठ रही थी। आज भी कोई आवाज कहीं से आ जाती है। पंजाब में लंबे वक्त से भारत से अलग होने की मांग उठ रही है। पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले तो भारत के तिरंगे का भी अक्सर अपमान करते हैं। देश में नहीं, विदेशों में भी वो भारतीय तिरंगे का अपमान करते हैं। लंदन से भी पिछले दिनों जैसी खबर आई थी। तो क्या सरकारों ने वहां आर्मी उतार दी, या फिर वायुसेना को उतार कर वहां सरकारों को कत्लेआम कर देना चाहिए? पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री तो इस बात को खुद कह चुके हैं कि खालिस्तानियों को पाकिस्तान से फंडिंग होती है, तो क्या पंजाब में वायुसेना को भेज देना चाहिए? अभी पिछले दिनों अमृतपाल ने भयंकर पंजाब में उत्पात मचाया। अगर वहां कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वहां क्या होता? क्योंकि पहले कांग्रेस ने पंजाब में भिंडरावाला को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर अकाल तख्त पर सेना से हमला करवाया। सेना के जवान, सेना के टैंक, और एक वक्त तो ऐसा भी आया था, सुनने में आता है, खबरों के मुताबिक ऐसा पता चलता है कि जब सेना के पैर उखड़ने लगे थे तो वायुसेना को बुलाने का भी विचार किया गया था। क्या बस वायुसेना ही एकमात्र विकल्प बचता है किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए? कांग्रेस को मणिपुर पर जवाब मांगने का पूरा हक है, लेकिन जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 दिन में सेना हालात ठीक कर देगी, तो राहुल गांधी अपनी इस बात का मतलब ही साफ करें। क्या उनका इशारा इसी तरफ है कि बीजेपी वहां वायुसेना को उतार दे? राहुल जी, इतिहास में भी झांकना बहुत जरूरी होता है, और खासकर तब जब ऐसे कृत्य आपके लोगों ने किए हों। मणिपुर के हालातों को सामान्य तरीके से सामान्य करने के लिए सरकार काम कर रही है, उसे अपना काम करने दें। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।